सभी लोग देखो इधर बेटा, क्वेश्चन 9 पूछा गया है, देखिएगा। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाई 50%। एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कितना बढ़ाना है? 50%। लेट इनिशियल करंट सेंसिटिविटी बी x। सही है। और इसको बढ़ाया कितना गया? 50% बढ़ाया गया x प्लस 50% ऑफ x। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी? x प्लस एक्स बाई टू, तो करंट सेंसिटिविटी आ गई 3x बाई टू। ये 5 बाई आई सेकेंड हो गया। समझ गए? आगे क्या कह रहा है? टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाई 50%, x से 3x बाई टू, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाया गया सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस द इनिशियल रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल का क्या है? दोगुना। तो बाय व्हाट फैक्टर वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज? वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 बाई वी में क्या बदलाव आया होगा? किसी का आया था ये वाला क्वेश्चन? किसी का आया था? करंट सेंसिटिविटी में बदलाव, रेजिस्टेंस में बदलाव, वोल्टेज सेंसिटिविटी में बदलाव लाता है। तो बताना है वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना बदलाव आया। ठीक है, आओ देखो सर। पहले तो हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताओ। NAB बाई CR। सही है। और हमको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताओ। NAB बाई इंटू 1 बाई आर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 1 बाई आर टाइम्स करंट सेंसिटिविटी। ये बात समझ में आ गई? अब बहुत सिंपल सा है कि 5 बाई वी फर्स्ट अपॉन 5 बाई वी सेकेंड इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिएगा, 5 बाई वी फर्स्ट अपॉन 5 बाई वी सेकेंड इक्वल टू 5 बाई आई वन अपॉन 5 बाई आई टू इंटू R2 बाई R1। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो सामने सामने लिखा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो ऊपर नीचे लिख दिया। नहीं समझ में आया? अब वैल्यू पुट कर दो। 5 बाई वी 1 अपॉन 5 बाई वी, तो 2 निकालना ही है हम लोग को। पहले करंट सेंसिटिविटी थी x और 3x बाई 2 हो गई। रेजिस्टेंस बाद में हो गया 2 टाइम्स R1 बाई R1। सही है, तो ये 4 बाई 3 आ गया। कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि 5 बाई वी 1 अपॉन 5 बाई वी 2 4 बाई 3 है। 5 बाई वी 1 अपॉन 5 बाई वी 2 4 बाई 3 है। तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो 3 बाई 4 टाइम्स है पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी के, मतलब 0.75 टाइम्स बढ़ गई, रह गई 0.75 टाइम्स रह गई। आ गया समझ में? कर लो। आइए बेटा सब लोग, एक सवाल पूछा गया है। जितने सवाल जो दुविधाएं दिक्कतें हैं सब पूछ डालो। अच्छा, कल हमने आपको एक सवाल दिया था। फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल 50 डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50 डिवीजन है। और फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन 50 मिली वोल्ट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर। कितना वोल्टेज चाहिए? 50 मिली वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इफ करंट सेंसिटिविटी इज गिवन। अगर करंट सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर है, 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बताना है हम लोग को, जी पता करना है। ठीक है, सवाल समझ लिया सबने? है दिया ना कल? आओ, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50। 50 डिवीजन पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन कराने के लिए 50 मिली वोल्ट का क्या चाहिए? क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन और करंट सेंसिटिविटी 5 बाई आई 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर है, तो बताओ गैल्वेनोमीटर का वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? ठीक है, कैसे करोगे?
ट्राई करोगे? 20 का शाबाश, दोबारा है, गुड। कौन कौन कर ले गया था? शाबाश। तो कौन बताएगा मुझे? अखंडा बताओ बेटा। फाइव बाई आई इज इक्वल टू 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, करंट डेंसिटी क्यों बोल रहे हो? सेंसिटिविटी क्या बोल रहे हो? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? छाप क्या हो क्या? नहीं, हाँ बोल रही। अच्छा कोई बात, फिर से बोलो। हम लोग को क्या दिया है ठंडा? 5 बाई आई इज इक्वल टू 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर दिया है। शाबाश, आगे बोलो। अरे आई जी पाई जी क्या करो? आई बाई 5 क्या है यहाँ से? 1/2 मिली एम्पेयर पर डिवीजन। बोलो, ये बात समझ आई? 5 बाई आई अगर 2 डिवीजन पर मिली एम्पेयर है तो आई बाई 5 1/2 मिली एम्पेयर पर डिवीजन होगा। अब हमको बताओ कितने डिवीजन है? तो एक डिवीजन पे इतना करंट है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालने के लिए इस इसको नंबर ऑफ डिवीजन से क्या कर दो? तो डिवीजन डिवीजन कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? मिली एम्पेयर बचेगा। तो ये 25 मिली एम्पेयर का क्या आ गया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। वो तो क्या? अब यहाँ से V इक्वल आई आर लगा दो। V इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 50 मिली वोल्ट। करंट कितना है? 25 मिली एम्पेयर। और रेजिस्टेंस निकालना है तो कितना आ गया? 2 हो गया। चाहे जी कहो चाहे आर कहो, मतलब सड़ा सवाल था, यही की हो ना। तो अखंडक तरीका अपना लगाओ, है ना, देख के मत करो। कोई बात नहीं, वो होता है, सबके साथ होता है। तुमको क्या लगता है जो लोग करके हैं हम देखा नहीं होगा? बिल्कुल देखा होगा, लेकिन उसमें क्या है? सीखा कितना है ना। ठीक, क्लियर हो गया? वेदांश क्लियर नहीं है आज? भाई चलो फिलहाल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, निखिल ने कुछ सवाल पूछे हैं, इनको क्लियर कर लो पहले। सबसे पहले क्या है? हाँ बेटा, अलोंग। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, ये जितने भी अभी टॉपिक पढ़ चुके हो मैग्नेटिज्म के, वो सारे के सारे पे बेस्ड हैं, है ना। चैप्टर लगभग ही खत्म ही हो गया है। अब सवाल समझो। A long straight wire of radius A carries a steady current I. A long straight wire of radius A. एक वायर है, इसका रेडियस कितना है? A. Carries a steady current I. इसमें करंट कितना है? I. ठीक है। The current is uniformly distributed across its cross section. ये जो करंट है ये पूरे में फैला हुआ है ऐसे, मतलब ये एक वायर है नॉर्मल। ठीक है, आगे देखो, आइए बेटा जल्दी आइए। the ratio of magnetic field at A/2 and 2A. Magnetic field at A/2 and 2A का रेशियो बताओ। मतलब A/2 का मतलब इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, और 2A का मतलब इसके बाहर किसी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, उसका रेशियो पता करना है। कर लोगे? ट्राई कर। निकल नहीं है? अच्छा देखो, हम क्या कह रहे थे, लेकिन देखो ये जो करंट है ये पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ऐसा है ना। हम एक काम करें, मान लें कि करंट जो है वो कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, और करंट को सेंटर पे कंसंट्रेट करके A/2 पे पता करना है। मतलब टेक्निकली सेंटर से A/2 दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, और यहां से फिर कहां पता करनी है? 2A पे पता करनी है। तो दो फॉर्मूले लगा दो।
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई दूरी। एक बार निखिल a बाई 2 ले लेना, एक बार 2a लेके डिवाइड कर देना। नहीं आ रहा है इसका आंसर 9th का है 1:1 आ रहा है। देखो अब सब लोग एक चीज पहले समझ लो, देखना, अगर करंट किसी पाइप से अंदर की तरफ मतलब फ्लो कर रहा है पाइप में, और पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस तरह से समझना, ये पाइप और पाइप के अंदर करंट देखो, आई करंट यूनिफॉर्मली हर जगह पे है ऐसे, ठीक है। तो पाइप का एक हमने हल्का सा ही क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और सेंटर से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे, सेंटर से इस पॉइंट पे जो है, मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, आप टेक्निकली सोचोगे तो इस जगह पे यहां से यहां तक में बहुत सारे करंट होंगे, O से लेके P में बहुत सारे ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब सब लोग देखो क्या कह रहे हैं। पहले तो पूरे के पूरे इसकी करंट, इसका रेडियस a मान लिया, करंट डेंसिटी कितनी आएगी, करंट डेंसिटी आएगी I बाई पाई a स्क्वायर, समझ गए। करंट डेंसिटी निकाल ली, करंट पर यूनिट एरिया, और उसको इस रिक्वायर्ड एरिया से क्या कर दिया, इतने एरिया से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा पाई आर स्क्वायर। तो करंट आ गया, ये करंट डेंसिटी आई थी, और करंट आएगा इतनी जगह पे P पॉइंट के लिए, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, तो ये आ गया आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी आ गई। अब करंट आ गया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। अब ये क्लोज लूप है तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हो, तो इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई की जगह क्या लिखा, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है। वो dl का इंटीग्रेशन कर लेंगे अभी हम, ठीक है, कोई समस्या। तो यहां से dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा, L आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा L, और 0 से लेके 2 पाई r, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, L की जगह लिखोगे 2 पाई r, तो यहां जब 2 पाई r लिखोगे तो डिवाइड में जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2 पाई, एक r से एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो B का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर इनटू आर। ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का किसी सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर किसी पॉइंट पे करंट निकालने का, समझ गए। तो अंदर अब r की जगह क्या लिखोगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी a बाई 2, तो r की जगह a बाई 2 रखे, a बाई 2 पे आ जाएगा, और बाहर जो 2a पे निकालना था वो तो पूरे के करंट की वजह से निकालना था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i बाई r लगा देना। नहीं समझे, मैं क्वेश्चन बता रहे हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर r। अब क्वेश्चन क्या था, देखो ये डेरिवेशन से आपका मतलब नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन क्या पूछा था निखिल ने कि भैया एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप था, उसका रेडियस कितना था a, इससे यूनिफॉर्मली हर जगह पे करंट फ्लो कर रहा है I, तो बताओ 2a दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड और a बाई 2 दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या पता करना है, रेशियो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट a बाई 2 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट 2a अलग अलग निकाल लेते हैं। अंदर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई a स्क्वायर, और r क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, दैट इज
2a दूरी पे यहां से यहां तक, है ना, फिर तो वही हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r, और r की जगह क्या लिखोगे 2a लिख दोगे बस। अब इनका रेशियो अच्छा सेम ही आ गया, कट के 1/1 ही आ जाएगा। समझ गए सब लोग, ये कट के क्या आएगा 1/1 करना है कल। हटाएं, समझ गए। अगला देखो, एक सवाल ये वाला देखो बेटा जरा। A proton accelerated by a potential difference V flies through a uniform transverse magnetic field B। एक प्रोटॉन जो है एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा प्रोटॉन, इसको V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया, है ना। फ्लाइज थ्रू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ये आपका प्लेन ऑफ पेपर बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। आगे देखो, द फील्ड ऑक्यूपाइज अ रीजन ऑफ स्पेस ऑफ विड्थ d। ये जो फील्ड है ये d विड्थ के हिस्से पे है, इतनी ही दूरी पे है d, तो फोर्स यहीं तक लगेगा। आगे देखो, इफ अल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हुआ यूं कि प्रोटॉन यहां से यहां चला गया, अल्फा एंगल क्या कर गया रिफ्लेक्ट कर गया, नहीं ये नहीं है, अल्फा एंगल इनिशियल पोजीशन से रिफ्लेक्ट कर गया। तो बताओ साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करना है साइन अल्फा। सवाल फिर से बोल दें, है ना। एक प्रोटॉन डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मूविंग प्रोटॉन पे QVB का फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन है वो क्या कर जाता है, ऐसे जाने लगता है। तो बताइए ये अल्फा का साइन एंगल क्या होगा, दैट इज साइन अल्फा क्या होगा, ठीक है, कर लोगे। अरे साइन अल्फा आप ऐसे समझिए इसको, कर लो ट्राई। F इक्वल टू, देखो F इक्वल्स टू QVB, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल आएगा, सही है। और ऑप्शन में जो है सब कुछ मास, पोटेंशियल, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और D के टर्म्स में आ रहा है, मतलब मास, B, चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में ही आ रहा है सब कुछ, और D के टर्म्स में भी आ रहा है। तो आपके देखो तीन सिस्टम है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, QVB फोर्स लगा, QVB फोर्स ma मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और आपको पता है S इक्वल टू UP प्लस हाफ AT स्क्वायर के बारे में, उस हिसाब से आप काम कर सकते। अल्फा निकालना है, टाइम मैंने तो दिया नहीं, ठीक है। अब अच्छा देखते हैं, चलो फिलहाल सब लोग इधर देखो, हम क्या कह रहे थे कि आंखों से देखो और बताओ कि क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कहां की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, विशेष देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है और प्रोटॉन ऐसे आ रहा है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल था, और 90 डिग्री का एंगल है मतलब जो भी प्रोटॉन एंटर करेगा वो सर्कुलरली ऊपर जाएगा, इससे कौन सा पाथ कवर करेगा, सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो टेक्निकली आप सोचोगे कि भैया अगर यहाँ पे ये हम फ्रेम ले लें, यहां से प्रोटॉन एंटर करता है, प्रोटॉन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि कहां की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड है। तो डाउनवर्ड फील्ड में प्रोटॉन जब एंटर मारेगा तो कर्व पाथ फॉलो करेगा, और d दूरी ट्रेवल करने के बाद, कितनी दूरी, उसने निकलने के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना लिया, और जाएगा तो वैसे ही, है ना। ये हमें सोचना है कि जब एंटर मारा होगा तो कैसे आया होगा, ऐसे जा रहा होगा,
इधर से इंटर मारा हूं, ठीक है। अब हमको ये अल्फा एंगल पता करना है, तो भैया अपना अल्फा एंगल, अल्फा इस अल्फा को इस ट्रायंगल में लाओ ताकि हम थीटा पीटा लगा के डी के टर्म्स में ला सकें आंसर। अच्छा, ये रेडियस ऑफ रोटेशन है इसका सर्कुलर पाथ का। अगर हम इसको r मान लें, इसको r मान लें, तो ये रेडियस ऑफ ऐसे ही तो घूमेगा, तो ये रेडियस हो गया ना, ठीक है। अब ये अगर अल्फा है और ये टेक्निकली टेंजेंट है, तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल इसके बराबर होगा ये सोचते हैं। ये तो 90 हो गया, क्योंकि ये बाहर वाले अल्फा से हमारा मतलब कोई फायदा होगा नहीं। अंदर कौन सा एंगल अल्फा होगा या अल्फा से रिलेटेड, कौन सा एंगल अल्फा होगा। मन में सोच नहीं बन रही है, एक मिनट। हाँ शिखर, हाँ कौन सा, यहां वाला अल्फा है, यहां वाला ये भी अल्फा होगा। क्या ये अल्फा होगा? अरे ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा हो सकता है? हम भी सोच ही रहे हैं कैसे। ये यहां से एंटर किया, ये सर्कुलर पाथ फॉलो किया, किसी भी समय में जब डी दूरी कवर करेगा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अल्फा। हाँ, ये टेंजेंट, ये पूरा कितना है 90, इधर वाला ये 90 माइनस अल्फा है ना, वर्टिकली अपोजिट 90 माइनस अल्फा, तो ये भी आ गया अल्फा। सही समझ गया सब लोग? तो ये एंगल अल्फा आ गया। अब हमको इधर की तरफ ना जाके इस ट्रायंगल पे ही काम कर लेना है। आओ ये डालें, ये क्या बनाओगे? अच्छा ये अल्फा है ना, ये डी है, ये आर है। हमें निकालना क्या था? सुनो ना, क्या निकालना है? साइन अल्फा। अब साइन अल्फा क्या होगा? डी बाई आर। सुनो बेटा, देखिए देखो, साइन अल्फा क्या होगा? डी बाई आर। अब हमें डी चाहिए, हमें आर चाहिए, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? एम बी क्यू बी डी में, मतलब हमें आर यहां से हटाना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और रेडियस के लिए जैसे ही अल्फा पार्टिकल इंटर मारा होगा, क्यू बी भी जो है वो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। क्यू बी भी किसके बराबर होगा? तो वी वी कट गया, यहां से आर की वैल्यू आ गई एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी। सही है। और ये क्या है? ये पोटेंशियल है, ना कि वेलोसिटी। वी क्या है? पोटेंशियल से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल से वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है QV। तो यहां से V की वैल्यू आएगी 2QV डिवाइडेड बाई m, 2QV डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी आ गई।
वेलोसिटी को उठा के यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। m बाई क्यू बी, वेलोसिटी की जगह क्या लिखा, अंडर रूट 2 क्यू बी डिवाइडेड बाई, सही है। अब सोचो इसके बाद m स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, m स्क्वायर से एक m कटेगा, q अंदर जाके q स्क्वायर से q कटेगा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई बी अंडर रूट 2mb डिवाइडेड बाई q, सही है। नहीं, नीचे m बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, नीचे q बचेगा, ऊपर m बचेगा, सही है। आ गया, अच्छा r आ गया। अब साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, d बाई r, बस हो गया। किसी को अच्छे से नहीं समझ में आया, करना है। देखो अगला सवाल पूछा है, वैसे ये सवाल तो हमको लग रहा है बाकी लोग को आना चाहिए। अगला सवाल क्या है देख लो भैया, तो जिससे पूछेंगे वही बताएगा अगला सवाल। देखो जरा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, पढ़ाया है क्वेश्चन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है निखिल। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया जा रहा है, ठीक है। तो रेडियाई का रेशियो पता करना है ना, देखो जो बहुत सिंपल सा है, अरे अभी भी तो करा दिया है क्वेश्चन। ये देखो निखिल, मास इनका चार्ज सेम है, इनका इसका चार्ज डबल है, इसका चार्ज, मास अलग अलग है। हाँ सही है। तो पहले तो रेडियस का रेशियो पता करना है ना, तो रेडियस के रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू mb अपॉन qb। तो भैया मास अलग अलग है, वेलोसिटी को हमें किसके टर्म्स बनाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से v की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 2k/m, यहाँ रख दो रूट 2k/m, ये m अंदर जाके m स्क्वायर होके कटेगा, तो क्या बचेगा 2mk हो जाएगा। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है वो उड़ा दो, क्या ये कांस्टेंट है, 2k और b क्या है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई q, समझ गए। अब बस इनका रेशियो निकालने के लिए r1:r2:r3 अगर चाहिए तो मास ऑफ 1 अपॉन चार्ज ऑफ 1, मास ऑफ 2 चार्ज ऑफ 2, मास ऑफ 3 चार्ज ऑफ 3, समझ गए। अब रख दो केवल, आ चुके थे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, पांच भैया पानी मान रहे पियो पियो। आज थोड़ा सा मैथ पढ़ेंगे, मैथ में छोटा सा टेस्ट लेंगे, कोई भी हो, अरे जो पढ़ाया होगा उसी का लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। हाँ रिवीजन का मौका है बचा है। अच्छा अगला सवाल देखो, फिलहाल ये हटा दें भैया। अगला सवाल सब लोग बोर्ड पर देखो, अ कंडक्टर लाइज अलोंग z एक्सिस, एक कंडक्टर जो है लाइज अलोंग z एक्सिस -1.5 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक। हाँ मतलब मैथ का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ज्यादा है, जेई का सवाल है, नीट से इसका कोई संबंध है। और कौन सा बताएं, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सपैंड वाला, इस पे क्या बोला लगा है।
if a current is passed through a spring, then the spring will expand. अगर सुनो भैया सब लोग, अगर एक करंट पास करेंगे कंडक्टर से तो स्प्रिंग एक्सपैंड करेगी। क्यों? स्प्रिंग से करंट पास करने से स्प्रिंग एक्सपैंड करेगी। ऑब्वियस सी बात है, करंट पास करने से हर टेंजेंशियल लेंथ पे फोर्स लगेगा और टेंजेंशियल लेंथ पे फोर्स लगने से स्प्रिंग में खिंचाव क्रिएट होगा डीएल लेंथ पे, हर डीएल लेंथ पे। नहीं समझ पाए? फिर ये अगला सवाल भी चलो मैं बता देते हैं ये वाला। हाँ बेटा देखो सब लोग, देखो ये कल रात को ही पूरा लगा डाले क्या? आज लगा डाले, बहुत बढ़िया। देखो ये दम होता है कि भैया एक साथ बैठे और 50 सवाल धड़ाम, फिर जो दिक्कत आई पूछे। तुम लोग क्या करते हो, 50 की जगह 5 सवाल लगा के होते हो, वो भी वो केवल नूतन की किताब के, है ना? फर्क है ना भाई जिंदगी में। सवाल देखो अच्छा अगला, टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर्स स्ट्रेट कैरिंग करंट्स I1 एंड I2 एंड बी डिस्टेंट अपार्ट। करंट I1 I2 है और ये करंट एडजस्टेबल है, घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। If the force F between the two wires is taken as positive when the wires repel each other and negative when the wires attract each other. If the force F between two wires is taken as positive, जब रिपेल करेंगे, अच्छा फोर्स अगर रिपल्सिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव लिया जाएगा। अब पहले मूल सिद्धांत आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि भैया फोर्स ऑन अ टू पैरेलल करंट कंडक्टर F by L is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। अब वो फोर्सेस किस डायरेक्शन में कब कहाँ कैसे लगेगी ये सोचने वाली बात है ना। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है तो बताओ अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्स। आराम से सोच के बताओ, तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एक सेकंड में फट से होशियारी से आंसर दो, सोच के दो, सोच के बताओ शिखर। अच्छा इसमें बहुत चीजें सोचनी है, ऐसा तो है नहीं एक ही चीज सोच के खट से जवाब दिया। पहले इस करंट की वजह से बेटा, पहले इस करंट की वजह से डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी यहाँ पे, सही है, और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला IBL sin थीटा होगा, चलो थीटा तो 90 डिग्री है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा FBI, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है तो F2 फोर्स इधर लग रहा है इसकी वजह से। अब भैया ये भी तो करंट है, इस करंट की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो इधर अपवर्ड क्रिएट होगी, कहाँ क्रिएट होगी, अपवर्ड फील्ड। अब फोर्स कहाँ लगेगा FBI, F बाहर है, FBI मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, किधर लग रहा है उधर की तरफ, F1 फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका मतलब फोर्सेस अट्रैक्टिव हुई कि रिपल्सिव हुई, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है चाहे ऊपर चाहे नीचे, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कौन सी फोर्सेस होगी, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, सही है। अब सवाल क्या है, मेन बात तो ये समझनी है। The graph showing F versus product I1 I2, F versus I1 I2 का ग्राफ कौन सा होगा इसमें से, देखो भैया क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा या ये होगा।
करंट का डायरेक्शन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। हाँ देखो, करंट का डायरेक्शन तो दिया नहीं है, सही है। मतलब करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, मतलब नेगेटिव फोर्स होगा। अगर करंट क्या होगा, सॉरी उल्टा हो गया, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, नेगेटिव होगा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स होगी, मतलब क्या होगा, मतलब सेम डायरेक्शन की करंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन के करंट के लिए पॉजिटिव फोर्स। मतलब एक बार करंट पॉजिटिव दिया लेकिन करंट का डायरेक्शन दिया नहीं है, तो हम क्या अपनी तरफ से ले लें। करंट का डायरेक्शन, अच्छा सोचो सोचो, ये क्या है, मतलब देखो इसका क्या मतलब है, पहले इस ग्राफ को एनालाइज कर लो, F वर्सेस ये। इस ग्राफ में जब I1 और I2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, I1 और I2 का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब I1 पॉजिटिव I2 क्या होगा, नेगेटिव। I1 पॉजिटिव I2 क्या होगा, I1 पॉजिटिव I2 नेगेटिव कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अरे हम ये कह रहे हैं कि इधर साइड तो I1 I2 नेगेटिव है प्रोडक्ट में, और दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। का मतलब ये हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स है, बाई कन्वेंशन मैंने ले लिया। तो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है तो रिपल्सिव की अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्स, तो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स पॉजिटिव है ना, फोर्स पॉजिटिव। अब I1 I2 देखो इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव है। I1 I2 इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव है ना। I1 I2 पॉजिटिव कब होंगे, दो केस में। एक केस क्या होगा, जब दोनों पॉजिटिव, या दोनों क्या होंगे, मतलब या तो दोनों इधर जा रहे हैं या तो दोनों किधर जा रहे हैं, और यानी कि सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से फोर्स क्या होगा, नेगेटिव फोर्स होगा, तो फोर्स नेगेटिव हो गया। नहीं समझ में आया। अब इसको एनालाइज करो, इसको एनालाइज करोगे तो जस्ट उल्टा है इसका। जरा ये चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। अगर इधर की बात करें, I1 I2 क्या है, नेगेटिव, मतलब एक इधर एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था फोर्स, नहीं फोर्स क्या है, ये तो सरासर गलत हो गया।